बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। हम लोग देखेंगे कैसे ट्रांसफार्मर का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस का यूज करके हम लोग कैसे अपने टेक्स्ट को क्लासिफाई करते हैं, कैसे सेंटिमेंट को एनालाइज करते हैं कि दिया गया रिव्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इसके बारे में आज का हमारा चैप्टर होने वाला है और देखेंगे कैसे ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, और डिफरेंट टाइप के पैकेजेस कैसे यूज किए जाते हैं। ओके, सो ये हमारी जो नोटबुक है इसको मैं गूगल कोलैब इन्वायरमेंट में यूज कर रहा हूँ और इसके लिए आपका GPU T4 इनेबल होना चाहिए। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल वांट टू यूज GPU टू रन द एग्जांपल इन दिस नोटबुक एंड इन गूगल कोलैब। हम कहाँ जाएंगे, रन टाइम में जाएंगे और रन टाइम टाइप चेंज करेंगे। उसके बाद वहाँ पे GPU सेलेक्ट करेंगे और GPU टाइप T4 सेलेक्ट करेंगे। ये बहुत ही आसान है, इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, चुटकी बजा कर सकते हैं। ओके, अब भाई साहब देखिए, आपको अगर कोड रन करना है, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी जो पैकेजेज होंगे, जो लाइब्रेरीज होंगी, जो डेटा सेट्स होंगे, जो API होंगी, उनको तो पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उनको इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या कोड है उनको देखते हैं, है ना। तो देखिए पहले लिखा है परसेंटाइल कैप्चर। तो इसका मतलब क्या होता है? ये गूगल कोलैब की मैजिक कमांड होती है और जब हमें अनवांटेड आउटपुट अपने स्क्रीन पे नहीं चाहिए होता है, हम चाहते हैं हमारी स्क्रीन पे कूड़ा कचरा ना दिखे, बिल्कुल साफ दिखे, तो वहीं पे हम लोग उसको परसेंटाइल कैप्चर का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है PIP इंस्टॉल ट्रांसफार्मर एंड सेंटेंस ट्रांसफार्मर ओपन AI। ओके, तो यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर्स को इंस्टॉल किया है एंड ओपन AI की जो API है उसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। सो वी आर यूजिंग PIP टू इंस्टॉल द ट्रांसफार्मर, सेंटेंस ट्रांसफार्मर एंड ओपन AI लाइब्रेरी। ठीक है, अब ये लाइब्रेरी करती क्या है? सो दीज लाइब्रेरी आर कॉमनली यूज फॉर वर्किंग विथ लार्ज लैंग्वेज मॉडल एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है किसके लिए? लार्ज लैंग्वेज मॉडल और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी टास्क होते हैं, ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है, या फिर सेंटीमेंट एनालिसिस हो गया, ये सभी क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड ही टास्क हैं। नेचुरल लैंग्वेज मतलब जो हम इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, इनको अगर प्रोसेस करना हो, यानी कि किसी ने अगर इंग्लिश रिव्यू दे दिया किसी मूवी के लिए तो और उसका सेंटीमेंट हमें जानना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का ही तो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें ये सारे जो पैकेजेज हैं इनकी आवश्यकता पड़ती है। अब भाई कोई ना कोई डेटा सेट तो चाहिए ही होगा, जब हम कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो डेटा सेट आएगा कहाँ पे? तो अब हम इंस्टॉल करते हैं PIP इंस्टॉल -u डेटा सेट। इस लाइन ऑफ कोड का क्या मतलब है? सो दिस लाइन अपडेट्स द डेटा सेट्स लाइब्रेरी टू द लेटेस्ट वर्जन। ओके, एंड द डेटा सेट यहीं से इंपोर्ट होगा हमारा डेटा सेट। हम लोग रॉटन टोमेटो का डेटा सेट यूज करेंगे जिसमें मूवीज़ के रिव्यू होंगे। उन्हीं मूवीज़ के रिव्यू को हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे कि भाई ये पॉजिटिव रिव्यू है कि निगेटिव रिव्यू है, और उसमें ट्रांसफार्मर का रोल कैसे होता है, सेंटेंस ट्रांसफार्मर का रोल कैसे होता है, डेटा सेट को कैसे अपलोड किया जाता है, वो सभी बातें हम लोग यहाँ पे अब देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, इसलिए अब इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, PPT से पढ़ लेना, किसी वीडियो को देख करके पढ़ लेना तो बड़ा आसान होता है, हम लोग बस समझ ही पाते हैं, या यूँ कहूँ अच्छे से समझ भी नहीं पाते, बस हम उसको जान लेते हैं ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन वो होती कैसे है? ChatGPT के बैकएंड में काम कैसे होता है, ओपन AI के बैकएंड में काम कैसे होता है, गूगल जेमिनी के बैकएंड में काम कैसे होता है, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, कौन कौन से तरीके यूज होते हैं जिनसे ChatGPT हमें आंसर दे पाता है, हमारे डॉक्यूमेंट को समराइज कर देता है, हमारे लिए इमेज बना देता है। इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप एक टेक्निकल पर्सन हैं और आप अच्छा जॉब करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा डू यू नो हाउ टू यूज ChatGPT का यूज़ करना तो आजकल सभी लोग जाने, लेकिन ChatGPT के पीछे काम कैसे होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट टू नो। ओके, सो PIP इंस्टॉल -u डेटा सेट। अब हमें डेटा सेट की आवश्यकता होगी, इसलिए हमने इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया है। अब डेटा सेट लाइब्रेरी प्रोवाइड इजी एक्सेस टू मेनी पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? रोटन टोमेटो एक डेटा सेट होता है, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो इस कोड को मैंने रन कर दिया है, क्योंकि अगर अभी रन करूँगा तो इस कोड को रन करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पहले इसको रन करके रखा हुआ है। अब आते हैं अपना डेटा तैयार करते हैं भैया। सारा हथियार तो अपना यहाँ पे रेडी हो गया, लाइब्रेरी, पैकेज, ओपन AI, डेटा सेट, ये सब हमने इंस्टॉल कर लिया। अब दूसरा काम क्या आता है? अब भाई डेटा को रेडी करते हैं, डेटा को लोड करते हैं, है ना। सो यहाँ पे लिखिए, देखिए हमने डेटा सेट्स को पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। अब यहीं से हम लोड डेटा सेट को क्या करेंगे?
लोड डेटा सेट को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए फ्रॉम डेटा सेट इंपोर्ट लोड डेटा सेट, सो दिस लाइन इंपोर्ट लोड डेटा सेट फंक्शन फ्रॉम द डेटा सेट लाइब्रेरी। ओके, सो ये डेटा सेट लाइब्रेरी है ना, यहीं से हमारा लोड डेटा सेट फंक्शन हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब लोड डेटा सेट फंक्शन का काम ही क्या होगा? लोड डेटा सेट फंक्शन का काम होगा जो डेटा सेट हमें यूज करना है उसको लोड करना है ना। सो फॉर लोडिंग आवर डेटा we have created a variable with the name data and we have provided load data set function and on which data rotten tomato data set। ओके, सो हमने लोड डेटा सेट फंक्शन का यूज करके रोटन टोमेटो डेटा सेट को हमने यहाँ पे अपलोड कर लिया। ओके, अब हमारा डेटा आ गया। अब हमें क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है। ओके, इस कोड को मैं पहले से ही रन कर चुका हूँ क्योंकि इसको रन करने में काफ़ी टाइम लगेगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए द सीक्रेट HF टोकन डज नॉट एग्जिस्ट इन कोलैब सीक्रेट्स। सो एक क्या होता है ना कि जेमिनी का API यूज करो या फिर ओपन AI का API यूज करो, एक सीक्रेट की होती है, ठीक है। सो यहाँ पे एक, चूँकि हम लोग हगिंग फेस का रिलेटेड यहाँ पे लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, इसलिए कह रहा है कि आपको HF टोकन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, जबकि यहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। अगर नहीं भी यूज करेंगे तभी हमारा कोड ये रन कर जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ट्रेन पर क्वेट, वैलिडेशन पर क्वेट, टेस्ट पर क्वेट। अब जो हमारा डेटा सेट होता है उसको हम लोग कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपको याद होगा मशीन लर्निंग में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का यूज करके हम लोग अपने डेटा को ट्रेनिंग सेक्शन टेस्टिंग सेक्शन में डिवाइड कर देते ताकि हम ट्रेनिंग सेक्शन का यूज करके अपने डेटा को, मॉडल को ट्रेन कर सकें और टेस्टिंग डेटा का यूज करके अपने मॉडल को टेस्ट कर सकें। टेस्टिंग डेटा जो होता है ना वो बिल्कुल अनसीन होता है, उससे हमारा मॉडल बिल्कुल परिचित नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ बताना चाहता हूँ, एक सुपरवाइज लर्निंग होती है और एक अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। सुपरवाइज लर्निंग में हमारा मॉडल जो है बिल्कुल मॉडल को हम लोग लेबल डेटा देते हैं। लेबल डेटा मतलब डेटा का इनपुट और आउटपुट दोनों अपने हम मॉडल को बता देते हैं, भैया कि ये हमारा डेटा है, ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट, ये निकलना चाहिए, है ना। पहले एक ऑलरेडी नोन डेटा सेट से उसको ट्रेन करते हैं। एक बार जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है अपना, तो उसके बाद उसी डेटा से मिलता जुलता हम लोग एक डेटा सेट उसको और देते हैं टेस्टिंग के लिए, ठीक है, कि देखिए टेस्ट कर पाता है कि नहीं, और उसका आंसर हमें पहले से ही पता होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मॉडल की टेस्टिंग करते हैं कि देखिए हमारा मॉडल ट्रेनिंग डेटा के आधार पर सही प्रेडिक्शन कर पाता है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पे हमने अब डेटा सेट लोड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेन डेटा सेट में, हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट में टोटल नंबर्स ऑफ रोज कितनी है, मतलब 8530। उसमें से वैलिडेशन के लिए मैंने लिया 1066 डेटा सेट और टेस्टिंग के लिए लिया मैंने 1066। तो ये वैलिडेशन और टेस्टिंग के हमारे डिवीजन हो गए, ठीक है। टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ 1066 डेटा पे होगी और वैलिडेशन भी 1066 डेटा सेट पे ही होगा। ओके, सो आपके पास डेटा सेट रेडी हो गया। आपने ये बता दिया कि कितने डेटा पे ट्रेनिंग करना है, कितने डेटा पे वैलिडेशन करना है, कितने डेटा पे टेस्टिंग करना है। ओके, अब यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग तीसरा काम करेंगे, डेटा ट्रेन जीरो माइंड, मतलब हमारा डेटा है क्या उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। तो हमारा टेक्स्ट डेटा है और थोड़ा सा इसने डेटा के बारे में हमें यहाँ पे बताया है। ओके, द रॉक इज डिटाइंड टू बी 21st century कोनन दैट ही इज़ गोइंग टू मेक ए स्प्लैश इवन ग्रेटर दैन आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। ये मूवी के रिव्यू हैं जो लोगों ने दिए हैं, जीन क्लाउड वान और स्टीवन सीगल। थिंग्स रियली गेट वियर्ड, सो ये निगेटिव रिव्यू है, दो नॉट पर्टिकुलर स्कैरी। तो ये हमारा मॉडल जो है ना, ये इन यूजर्स के रिव्यू से जो डेटा सेट बनाया गया रोटन टोमेटो का, उन डेटा सेट्स को पढ़ेगा, उनके अंदर छिपे हुए सेंटीमेंट को पहचानेगा और फिर उसके बाद वो हमें एक रिव्यू देगा कि ये निगेटिव रिव्यू है या पॉजिटिव रिव्यू है। तो इस तरीके का हमें मॉडल का क्लासिफिकेशन करना है, इस तरीके का हमें मॉडल तैयार करना है। ओके, सो नाउ वी विल डू टेक्स्ट क्लासिफिकेशन विथ रिप्रेजेंटेशन मॉडल। ओके, वी विल डू टेक्स्ट क्लासिफिकेशन विथ रिप्रेजेंटेशन मॉडल। तो आप लोगों को मैंने बताया था दोस्तों, BERT होता है, वो क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन मॉडल होता है। और GPT क्या होता है? जनरेटिव मॉडल होता है। डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग BERT का यूज करते हैं। BERT मतलब बाई डायरेक्शनल इनकोडिंग रिप्रेजेंटेशन फॉर ट्रांसफार्मर, है ना। और जो हमें कुछ आउटपुट चाहिए होता है ताकि हम जो इंड यूजर है वो कुछ आउटपुट ले सके, तो वहाँ पे GPT का मॉडल यूज किया जाता है।
वी विल यूज ए टास्क स्पेसिफिक मॉडल हियर। तो उसके लिए हम लोग ज़रूरी जो लाइब्रेरीज जो पैकेज है उसको इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो फ्रॉम ट्रांसफार्मर इंपोर्ट पाइपलाइन, ट्रांसफार्मर को तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल ही कर रखा है। ओके, अब यहाँ से हमें पाइपलाइन को इंपोर्ट करना है। ओके, पाइपलाइन को क्यों इंपोर्ट करते हैं इसको अभी बताऊंगा। ओके, अब पाथ टू हगिंग फेस मॉडल, यहाँ पे हमने मॉडल का अपने पाथ दे दिया। इसी मॉडल का यूज़ करके हमें क्या करना है, टेक्स्ट का क्लासिफिकेशन करना है। इसी मॉडल को हमें अपना डेटा देना है और ये मॉडल अपने ट्रेनिंग डेटा के आधार पर हमारे टेक्स्ट को क्लासिफाई करेगा कि आपकी मूवी का रिव्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसका सेंटिमेंट एनालिसिस करेगा। ओके, सो अब हम यहाँ पे मॉडल का पाथ दे देते हैं। मॉडल का पाथ क्या है, कार्डिफ एनएलपी ट्विटर रोबोटा बेस सेंटिमेंट लेटेस्ट, ये हमारे मॉडल का पाथ है। ओके, सो फ्रॉम ट्रांसफार्मर इंपोर्ट पाइपलाइन, दिस लाइन इंपोर्ट्स द पाइपलाइन फंक्शन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी। ओके, तो इस कोड से ही दिख रहा होगा। सो दिस लाइन इंपोर्ट द पाइपलाइन फंक्शन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट टास्क में क्या किया, नेक्स्ट टास्क में हमने मॉडल का पाथ दिया, लेकिन उसके पहले ये जान लो कि पाइपलाइन क्या है। पाइपलाइन इज हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन दैट मेक्स इज इजी टू यूज प्री ट्रेन्ड मॉडल फॉर वेरियस टास्क। ठीक है, ये प्री ट्रेन्ड मॉडल को इजी टू यूज बनाता है। ओके, क्योंकि हमें क्लासिफिकेशन टास्क करना है, तो अगर हम एक नया मॉडल ट्रेंड करने जाएंगे यहाँ पे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी जो प्री ट्रेंड मॉडल होगा, हगिंग फेस पे ऐसे ही हजारों मॉडल हैं जो ऑलरेडी प्री ट्रेंड है हमारे टेक्स्ट को क्लासीफाई करने के लिए, म्यूजिक को क्लासीफाई करने के लिए, इमेज को क्लासीफाई करने के लिए, ऐसे हजारों मॉडल वहाँ पे ट्रेंड करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग प्री ट्रेंड मॉडल लेते हैं। प्री ट्रेंड मॉडल में क्या होता है, हम लोग ट्रांसफर लर्निंग का यूज़ करते हैं, जो कि ऑलरेडी एक ट्रेंड मॉडल है उसका यूज करके अपना जो हमारा एक छोटा सा डेटा सेट होता है, उस डेटा सेट को हम लोग प्रिडिक्ट करवाते हैं कि हमारा डेटा सेट के अंदर जो हिडन इंफॉर्मेशन है वह क्या है ना, उसको क्लासिफाई करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें चूंकि क्लासिफिकेशन का टास्क करना है, इसलिए हमने यहाँ पे एक ऑलरेडी प्री ट्रेंड मॉडल लिया और हमने यहाँ पे मॉडल का पाथ बता दिया कि मॉडल का पाथ है कहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कार्डिफ एनएलपी, एक कार्डिफ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डेटा है एनएलपी का, ट्विटर रॉबर्ट्स बास्ट सेंटिमेंट लेटेस्ट। ओके, दिस लाइन डिफाइंड द पाथ टू द प्री ट्रेंड मॉडल ऑन द हगिंग फेस मॉडल हब। ओके, हगिंग फेस का आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारे मॉडल ऐसे दिख जाएंगे। एंड दिस स्पेसिफाई मॉडल इज रोबर्टा। ओके, एंड इट इज़ फाइन ट्यून फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस ऑन ट्विटर डेटा। ओके, सो हम लोग इस मॉडल का यूज़ कर रहे हैं। ये मॉडल बेसिकली है क्या, दिस मॉडल इज मेड फॉर फाइंडिंग द सेंटिमेंट बिहाइंड ट्वीट्स। ओके, इसके लिए इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया गया है। ओके, एंड मॉडल का पाथ यहाँ पे दिया हुआ है, मॉडल पाथ इक्वल टू मॉडल पाथ। यहाँ पे हमने देखिए पाइप इक्वल टू पाइपलाइन दिया हुआ है एंड मॉडल पाथ इक्वल टू मॉडल पाथ दिया है। व्हाट इज दिस, सो दिस स्पेसिफाइज द प्री ट्रेन्ड मॉडल टू यूज। ओके, उसके बाद हमने क्या दिया हुआ है, टोकनाइजर इक्वल टू मॉडल पाथ। इसका मतलब क्या हुआ, इट स्पेसिफाइज द टोकनाइजर टू यूज विच इज एसोसिएटेड विद द चोजन मॉडल। ओके, ऑलरेडी मैं आपको टोकनाइजर के बारे में बता चुका हूँ। टोकनाइजर हमारे टेक्स्ट डेटा को टोकन में कन्वर्ट करता है। टोकन क्या होती है, न्यूमेरिकल्स इम्बेडिंग्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई वर्ड है, जैसे व्हाट इज कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो इसमें व्हाट एक अलग टोकन होगा, इज एक अलग टोकन होगा, कैपिटल एक अलग टोकन होगा। फिर इनका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया, फिर उनका जो मीनिंग के साथ जो उनका रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम इम्बेडिंग करते हैं। ठीक है, अब ये इम्बेडिंग कहाँ जाती है, हमारे ट्रांसफार्मर ब्लॉक के पास जाती है। ट्रांसफार्मर ब्लॉक में होता क्या क्या है, ट्रांसफार्मर ब्लॉक में हमारा क्या होता है, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है एंड उसमें हमारा एलएम हेड होता है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हमारे ट्रांसफार्मर ब्लॉक के अंदर, है ना। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर ब्लॉक हमारे इम्बेडिंग्स को वह फर्दर वह उसको डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क के साथ उसको प्रोसेस करता है। फिर उसके अंदर हिडन जो इंफॉर्मेशन होती है उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है एलएमएट के थ्रू। फिर फाइनली उसको एलएलएम के पास भेजता है और एलएलएम उस टोकन को डिकोड करके हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज में, यानी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में उसको डिकोड करके हमारे पास फाइनल आंसर देता है।
तो इतना सारा काम होता है दोस्तों। अगर इसको बस सिंपल एक कोड पढ़ना होता तो कोई भी कोड पढ़ सकता है, लेकिन कौन सा कोड क्या काम कर रहा है, टोकनाइजर क्या काम कर रहा है, मॉडल क्यों लिखा गया है, डिवाइस इक्वल टू कूड़ा क्यों लिखा गया है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है ना। सो टोकनाइजर इक्वल टू मॉडल पाथ, इट स्पेसिफाइज द टोकनाइजर टू यूज विच इज एसोसिएटेड विद द चूजन मॉडल। जो हमने ये मॉडल चूज किया है, ये हमारा मॉडल कौन सा है, ट्विटर रोबर्टा बेस सेंटिमेंटली टेस्ट, ये हमारा मॉडल का नाम है जो ऑलरेडी प्री ट्रेंड मॉडल है। ये मॉडल किसके लिए बनाया गया है, ट्विटर, जो लोग ट्वीट करते हैं, ट्विटर जिसका नाम अब एक्स हो गया है, जो लोग ट्वीट करते हैं उनको ट्वीट के पीछे क्या सेंटिमेंट्स है उसको पहचानने के लिए उस डेटा पे इस मॉडल को ट्रेन किया गया। और हम इसी मॉडल का यूज़ करके हम रॉटन टोमेटो जो कि मूवी रिव्यू से रिलेटेड डेटा सेट है उसको इस मॉडल के थ्रू क्लासिफाई करवाएंगे कि मूवी के अंदर कौन सा सेंटिमेंट है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो ये कुल मिला जुला कहानी दोस्तों ये है ना। तो अब यहाँ पे मॉडल पाथ इक्वल टू दे दिया गया है, टोकनाइजर इक्वल टू मॉडल पाथ दे दिया गया। टोकनाइजर का काम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। रिटर्न ऑल स्कोर इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब क्या है, दिस आर्गुमेंट्स क्या करता है, दिस आर्गुमेंट इंस्ट्रक्ट द पाइपलाइन टू रिटर्न द स्कोर फॉर ऑल पॉसिबल सेंटिमेंट लेवल। ओके, रिटर्न ऑल इक्वल टू टू कि निगेटिव है कि न्यूट्रल है कि पॉजिटिव है, यह उसके लिए हमको यहाँ पे इसको ट्रू लेवल के साथ इसको असाइन करना पड़ा है ना। और डिवाइस इक्वल टू कूड़ा, आपको पता ही है कि ये सारी की सारी प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, जीपीयू पे हो रही है। और जीपीयू के अंदर क्या होता है, कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर, ये उसका ब्रेन ही एक तरीके से कह लीजिए। यही हमारे कंप्लीट टेक्स्ट को पैरेलली प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। देखिए दोस्तों क्या हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो 1950 के आसपास से ही इसका एल्गोरिदम एंड इसके बारे में जो है काम होना शुरू हो गया था। यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ओके, यहाँ पे इसका काम होना शुरू हो गया था, यानी इस पे लोग काम करने लगे थे। लेकिन हमारे इंडिया अभी उतना एडवांस नहीं था, अभी हम लोग आज़ादी हुए थे। और सबसे बड़ी बात कि उस समय इन प्रॉपर हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जीपीयू एंड जो एआई मॉडल्स, मशीन लर्निंग मॉडल, डीप लर्निंग हैवी मॉडल को रन करने के लिए जीपीयू तो अभी 3-4 साल पहले ही अभी ये ज़्यादातर यूज होने लगा है। इसलिए अब एआई भी पीक पे आ गया है, इसके आने के कारण यही है। ओके, so device CUDA equal to 0, this means this is specifies that the model should be loaded and run on the first available GPU। CUDA 0 equal to CUDA 0 का मतलब क्या है, जो फर्स्ट अवेलेबल जीपीयू होगा उसी पे हमारा मॉडल क्या होगा, लोड होगा, उसी पे हमारा डेटा लोड होगा। ओके, सो दिस सिग्निफिकेंटली स्पीड अप द ट्रेनिंग। ओके, क्योंकि जो पहला अवेलेबल है उसी पे पहले ही जो पहुंच जाएगा, पहले आओ पहले पाओ का खेल है, तो हमारा ट्रेनिंग जल्दी से शुरू हो जाएगी, है ना, हमारी ट्रेनिंग जल्दी से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये कोड इसको मैंने पहले रन कर दिया गया है और इससे रिलेटेड जो आउटपुट है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। जब आप खुद कोड रन करेंगे तो इस कोड को रन करने का जो इंटरेस्ट है, जो इन्जॉयमेंट है, वो आप खुद इसको उठा सकते हैं, है ना। नहीं तो ऐसे तो थ्योरी पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं। अब ये कोड मिलेगा कहाँ, ये कोड इस जो ये बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ इसी बुक के गिटहब लाइब्रेरी में है, जो कि हर जगह लिंक्डइन पे आप देख लीजिए या फिर कोई ब्लॉग लिख रहा हो पब्लिकली, ये वहाँ पे इसको लोग पाथा दे देते हैं। तो लिंक्डइन पे ये ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, बहुत सारे लोग इसको शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसको डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन ऑफ कोड देखते हैं और इस सेक्शन ऑफ कोड में हम लोग क्या करने वाले हैं इसको एक बार समझते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं कुछ कोड लिखा हुआ है, जैसे हमने इंपोर्ट numpy एजेंट फ्रॉम tqdm, इंपोर्ट tqdm फ्रॉम ट्रांसफार्मर डॉट पाइपलाइन डॉट pd यूटिल्स इंपोर्ट की डेटा सेट। अब ये सेक्शन ऑफ कोड करता क्या है, सो दिस कोड सेल परफॉर्म इन्फरेंस ऑन टेस्ट डेटा सेट। हमने अपने डेटा को ट्रेन डेटा सेट, टेस्ट डेटा सेट एंड वैलिडेशन डेटा सेट में डिवाइड किया था। तो टेस्ट डेटा सेट के ऊपर जो काम होने वाला है वो इस सेक्शन ऑफ कोड के अंदर होने वाला है। ओके, so what we will do here, this code shall perform the inference on test dataset using the loaded sentiment analysis pipelines and store the prediction। ठीक है, टेस्ट डेटा सेट के ऊपर जो प्रेडिक्शन आएगा उसको हम लोग स्टोर करेंगे, है ना। तो उसको स्टोर कैसे करेंगे और कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज होगी उससे रिलेटेड ये हमारा सेक्शन ऑफ कोड होने वाला है, ठीक है।
So first of all, what we have to do, we have to import the numpy library. अब numpy library हमने किस लिए यहाँ पे इंपोर्ट किया है? जब हमें पाइथन के अंदर कुछ न्यूमेरिकल ऑपरेशन करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, तो हम लोग numpy लाइब्रेरी का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा लाइन ऑफ कोड देखिए, फ्रॉम TQDM इम्पोर्ट TQDM। ये क्या है? जब मान लीजिए हमें हमारा ट्रेनिंग का प्रोग्रेस क्या है उसको जानना हो, तो प्रोग्रेस बार को दिखाने के लिए हम लोग TQDM का यूज करते हैं। ओके, अब देखिए थर्ड लाइन ऑफ कोड, फ्रॉम ट्रांसफार्मर डॉट पाइपलाइन डॉट PT यूटिल्स की डेटा सेट। ये क्या कर रहा है? सो इट इम्पोर्ट द की डेटा सेट and what is this? This is a utility from the transformer library that helps in iterating over a data set by a specific key। तो इस केस में हमारा स्पेसिफिक क्या है? टेक्स्ट है। ओके, सो स्पेसिफिक की से रिलेटेड अगर कोई टास्क करना हो तो हम लोग की डेटा सेट को इंपोर्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के पास से। ओके, ट्रांसफार्मर हमने ऑलरेडी इंस्टॉल ही कर रखा है, शुरू में इंस्टॉल कर रखा था, वहीं से हमने की डेटा सेट को इंपोर्ट किया। ठीक है, ट्रांसफार्मर डॉट पाइपलाइन डॉट PT यूटिल्स। सो एक यूटिलिटी फंक्शन है जिसको हमने इंपोर्ट किया है स्पेसिफिक डेटा सेट के लिए। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, है ना? अब चलिए हम लोग अपने इन्फ्रेंस को रन करते हैं। तो वाई प्रेड इक्वल टू ब्लैंक, आप देख रहे होंगे ब्लैंक क्यों रखा गया है? ताकि हम जो प्रेडिक्शन करें उसको स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं हमें स्टोरेज चाहिए होगा ना, तो इसलिए हमने एक ब्लैंक यहाँ पे स्पेस बना रखा है जहाँ पे हम लोग अपने प्रेडिक्शन को स्टोर करेंगे। ओके, सो वाई प्रेड इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, यू कैन सी इनिशियलाइज एन एम्प्टी लिस्ट। ये हमारा लिस्ट है, ठीक है। सो इट इनिशियलाइज एन एम्प्टी लिस्ट विद द नेम वाई प्रेड है टू स्टोर द प्रेडिक्टेड लेवल फॉर ईच रिव्यू इन द टेस्ट डेटा सेट। ओके, सो हमारा कुछ रिव्यू निगेटिव आया होगा, कुछ रिव्यू पॉजिटिव आया होगा, तो उनका लेवल क्या है? मतलब 0 है तो निगेटिव है, 1 है तो पॉजिटिव है। उस रिव्यू को स्टोर करने के लिए हमने एक एम्प्टी लिस्ट लिया हुआ है, और जो हमारा प्रेडिक्शन टेस्ट डेटा सेट पे करके आएगा उस प्रेडिक्शन को स्टोर करने के लिए हमने ये एक फंक्शन बनाया हुआ है, हमने एक स्टोरेज बनाया हुआ है, यहीं पे हमारा रिव्यू स्टोर होगा। ओके, अब देखिए फॉर आउटपुट इन TQDM एंड हमने पाइप कीवर्ड यूज किया है, पाइप के अंदर की डेटा सेट, और उसके अंदर हमने डेटा को डाल दिया है, और टोटल लेंथ ऑफ डेटा हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया हुआ है। ओके, अब ये लाइन क्या करती है, इसको जरा समझिएगा। ओके, सो दिस लूप्स आइट्रेट्स थ्रू द टेस्ट डेटा सेट। ओके, इसलिए यहाँ पे लेंथ लगाया हुआ है कि जो हमारे लेंथ ऑफ डेटा सेट होगी वह एक एक करके हम उसका प्रोसेसिंग करेंगे, उसके अंदर सेंटीमेंट का एनालिसिस करेंगे, उसका जो लेवल होगा उसको प्रेडिक्ट करेंगे। प्रेडिक्शन करने के बाद हमारे वाई प्रेड जो लिस्ट बनी है उसमें वह स्टोर होगा, है ना? सो यहाँ पे देखिए की डेटा सेट डेटा एंड टेक्स्ट, इसका क्या मतलब है? देखिए की डेटा सेट डेटा टेस्ट एंड टेक्स्ट, इसका क्या मतलब है? सो इट क्रिएट ए डेटा सेट ऑब्जेक्ट दैट yields the text field from each example in the test split of the data set। तो जो हमारे डेटा सेट के अंदर जो टेस्ट डेटा सेट है उसमें जो टेक्स्ट वाले डेटा होंगे उसके अंदर क्या उसके कंटेंट हैं उसको सेपरेट करने के लिए इस कोड को लिखा गया है, और ये कोड एक लूप में रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लेंथ दे रखा है जो कि आपके टेस्ट डेटा सेट की लेंथ होगी उसके हिसाब से उतनी बार हमारा वह लूप चलेगा। ओके, अब देखिए पाइप कीवर्ड का भी यूज देख रहे होंगे। पाइप कीवर्ड के अंदर ही है हमने सारा का सारा वो की डेटा सेट, टोटल लेंथ, ये सारा कुछ दिया हुआ है। सो इट पासेस द की डेटा सेट टू द पाइपलाइन ऑब्जेक्ट पाइप क्रिएटेड इन द प्रीवियस सेल। ओके, and the pipeline process each text and return the sentiment score। ओके, इसके लिए यहाँ पे पाइप कीवर्ड का यूज किया गया है। अब आइए निगेटिव स्कोर, आउटपुट 0 स्कोर। ओके, सो इट एक्सट्रैक्ट द स्कोर फॉर द नेगेटिव लेवल फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द पाइपलाइन। ओके, हमारे पाइपलाइन कुछ आउटपुट निकलेगा तो उसमें जो निगेटिव सेंटीमेंट्स होंगे उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने नेगेटिव स्कोर नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ, और यहाँ पे हमारा वो नेगेटिव सेंटीमेंट एनालिसिस का जो लेवल होगा वो हमारे नेगेटिव स्कोर में
उससे हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें असाइन कर रहे हैं। सो द आउटपुट इज ए लिस्ट डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है, इसमें की एंड वैल्यूज होती हैं, है ना, वेयर ईच डिक्शनरी रिप्रेजेंट ए लेबल एंड इट्स स्कोर। ओके, सो लेबल एंड उसका स्कोर, जैसे पॉजिटिव है तो कितना हद तक पॉजिटिव है, निगेटिव है तो कितना हद तक निगेटिव है, उसके वैल्यू को डिक्शनरी में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये की वैल्यू फॉर्मेट में है। जैसे निगेटिव 76%, पॉजिटिव 55%, तो एक की वैल्यू तरीके का एक रिप्रेजेंटेशन है, इसीलिए इसको हम लोग डिक्शनरी में स्टोर कर रहे हैं। ओके, द ऑर्डर ऑफ लेवल्स डिपेंड्स ऑन द मॉडल। ओके, अब देखिए पॉजिटिव स्कोर सेम यहाँ पे भी वही किया गया है, आउटपुट 2 एंड स्कोर, इट एक्सट्रैक्ट द स्कोर ऑफ द पॉजिटिव लेवल in this specific model output format. The positive score is at index 2. ओके, पॉजिटिव स्कोर हमारा इंडेक्स 2 पे, इसलिए यहाँ पे इसका इंडेक्स यहाँ पे 2 दिया गया है। ओके, अब असाइनमेंट इक्वल टू np डॉट argmax, और उसमें उसके बाद हमने पैरामीटर पास किया है निगेटिव स्कोर एंड पॉजिटिव स्कोर। ये क्या करता है, निगेटिव और पॉजिटिव को कंपेयर करने के लिए इसका यूज़ किया गया। हमने numpy लाइब्रेरी को ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। अब numpy लाइब्रेरी यहाँ पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे उसका यूज किया जाएगा। ओके, सो np डॉट argmax निगेटिव स्कोर पॉजिटिव स्कोर, इट कंपेयर द निगेटिव एंड पॉजिटिव स्कोर्स एंड असाइंस द लेबल विद द हायर स्कोर। ओके, इसलिए यहाँ पे argmax दिया हुआ है, जो इस लेवल का भी हाई स्कोर होगा उसको यहाँ पे रखा जाएगा। ओके, सो np डॉट argmax रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, np डॉट argmax क्यों लिखा गया है, इट रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। इफ द नेगेटिव स्कोर इज हायर देन इट रिटर्न 0, बिकॉज 0 इज रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव sentiments, and if positive score is higher it returns 1, because 1 is representing the positive review. ओके, उसके बाद देखिए ypred डॉट अपेंड असाइनमेंट। ओके, सो इट अपेंड द प्रेडिक्टेड लेवल 0 और 1 टू द ypred लिस्ट। जो ypred का हमने ब्लैंक लिस्ट बनाया था, यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यू स्टोर होती जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा कोड लिखा गया है, और इस कोड को हमने रन किया, ये 100% रन हो गया, क्योंकि हमने TQDM इंपोर्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ प्रोग्रेस बार दिखा रहा है। एंड यू कैन सी वी हैव यूज्ड 1066 रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेस्ट स्प्लिट, क्योंकि हमने टेस्टिंग के लिए 1066 रिकॉर्ड लिए थे, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट हमारा पर डेटा यहाँ प्रोसेस हुआ है। और इसका कुछ पैरामीटर दिया हुआ है जो हमारा कोड को रन करने के बाद यहाँ पे हमने देखने को मिला है। आफ्टर द सेल रन्स द ypred लिस्ट विल contain द predicted sentiment लेवल 0 फॉर नेगेटिव एंड 1 फॉर पॉजिटिव। ओके, एंड फॉर ईच रिव्यू इन द टेस्ट डेटा सेट बेस्ड ऑन द आउटपुट ऑफ द सेंटिमेंट एनालिसिस मॉडल। ओके, सो इस तरीके से ये हमारी कहानी है इस सेक्शन ऑफ कोड को लेकर के, कि कैसे टेस्ट डेटा सेट के ऊपर हम लोग इन्फ्रेंस रन करेंगे और कैसे उसके सेंटिमेंट्स के लेवल को स्टोर करेंगे। ओके, उससे रिलेटेड हमारा ये सेक्शन ऑफ कोड था। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन ऑफ कोड में आते हैं, और ये हमारा क्या है, इवैल्यूएशन करने के लिए कि हमारे मॉडल ने सही प्रेडिक्शन किया है कि नहीं किया है, उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसके इवेल्युएट करने के लिए हम अब नेक्स्ट सेक्शन ऑफ कोड में जाते हैं। ओके, तो अब हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अपने मॉडल को इवेल्युएशन करने जा रहे हैं, मतलब ये हमारा मॉडल सही से प्रेडिक्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता है, इसका हम लोग अब इवेल्युएशन करने जा रहे हैं, अपने मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस कोड सेल डिफाइंस ए फंक्शन दैट इज कॉल्ड इवेल्युएट परफॉर्मेंस। ओके, आप देख रहे होंगे इवेल्युएट परफॉर्मेंस एक फंक्शन है, इसको हम लोग अप्लाई करके अपने मॉडल का इवेल्युएशन करेंगे। एंड इट टेक्स द y ट्रू एंड ypred, ये दो हमारे इनपुट को ले रहा है। ओके, क्योंकि y ट्रू क्या है, हमारा ट्रू लेवल है, एंड ypred जो हमारा प्रेडिक्टेड लेवल है, इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करके ये हमें फाइनल परफॉर्मेंस बताएगा कि आपके मॉडल परफॉर्म कैसा कर रहा है ना। तो देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या है, फ्रॉम sklearn.matrix import classification report। ओके,
So this line imports the classification report function from the sklearn matrix. sklearn scikit-learn एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है मशीन लर्निंग के अंदर, जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने मॉडल के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए। ओके, सो फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इम्पोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, ये क्या करता है, दिस लाइन इम्पोर्ट द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट फंक्शन फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स मॉड्यूल एंड दिस फंक्शन इज स्टैंडर्ड टूल फॉर इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लासिफिकेशन मॉडल। ओके, ये स्टैंडर्ड टूल होता है, ठीक है। उसके बाद हम एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं जिस फंक्शन का नाम है इवेल्युएट परफॉर्मेंस, और उस फंक्शन को अपना जो ट्रू लेवल है और जो प्रेडिक्टेड लेवल है उसको पास कर रहे हैं, और ये जो हमारा फंक्शन है इन दोनों लेवल का कंपेरिजन करके हमारे लिए एक रिपोर्ट जनरेट करेगा। ओके, सो डिफाइन इवेल्युएट परफॉर्मेंस वाई ट्रू वाई प्रेड, दिस लाइन डिफाइन the function evaluate performance that accept two argument. Y true is a list of array containing the actual true level of the data, and Y pred is the list of array containing the labels predicted by the model। ठीक है, अब उसके बाद परफॉर्मेंस इक्वल टू क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, दिस लाइन कॉल्स द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट फंक्शन टू जनरेट द रिपोर्ट। अब उसमें हमने क्या क्या दे रखा है, Y ट्रू Y pred, so these are the true and predicted level passed to the function। Okay, and target name negative review positive review, this argument provide the names for the target class, 0 for negative and 1 for positive। this makes the output क्लासिफिकेशन रिपोर्ट मोर रीडेबल। ओके, उसके बाद जो परफॉर्मेंस आएगी उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। सो दिस लाइन प्रिंट्स द जनरेटेड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट टू द कंसोल। ओके, so we can say that classification report includes metrics such as precision, recall, F1 score and support for each class as well as overall accuracy, जैसे माइक्रो एवरेज हो गया, वेटेड एवरेज हो गया। ओके, so these metrics provide a comprehensive evaluation of how well the model perform on the classification task। ओके, so इस तरीके से हम लोग अपने मॉडल का क्लासिफिकेशन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि हमारा मॉडल ने कितना परसेंट सही क्लासिफाई किया है कि आपके मूवी का रिव्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, इसको कितना सही परसेंटेज ने क्लासिफाई किया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव रिव्यू पॉजिटिव रिव्यू यहाँ 76%, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, सपोर्ट। ओके, हमने 1066 डेटा लिया है, इसलिए नेगेटिव रिव्यू के लिए 533 और पॉजिटिव रिव्यू के लिए 533, ये अलग अलग डेटा यहाँ पे लिया गया है। ओके, एक्यूरेसी क्या है 81%, एंड हम लोग देखें तो ये निगेटिव रिव्यू के लिए 76 एंड पॉजिटिव रिव्यू के लिए 86, रिकॉल अगर स्कोर देखें तो 88, 72, F1 स्कोर 81, 78 एंड सपोर्ट जो टोटल नंबर्स ऑफ डेटा हैं उसका हमें ये डिटेल यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लासिफिकेशन टास्क दैट लिवरेज द एम्बेडिंग। ओके, एम्बेडिंग का यूज़ करके क्लासिफिकेशन टास्क कैसे करेंगे उसको हम लोग देखेंगे।